हेलो फ्रेंड्स, एमवी एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आई हूँ, जो हमारे पिछले पेपर में आ चुके हैं और ये मेन पॉइंट्स हैं जो हम सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यह नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बताना चाहती हूँ। सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह लद्दाख का हिस्सा है, जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यह हिमालय के पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो कि पॉइंट NJ9842 के उत्तर पूर्व में स्थित है, जहां भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। यह अक्साई चीन के पश्चिम में स्थित है। यह लेह के उत्तर में स्थित है। यह गिलगिट के पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। यह नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कहाँ पर है? तो यह मैं बता दूं कि लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है, वह अशोक द्वारा सबसे सुरक्षित स्तंभ है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभों में से बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित लौरिया नंदनगढ़ का एक सिंह वाला स्तंभ सबसे सुरक्षित अवस्था में है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि यह स्तंभ बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। यहाँ से प्राप्त पाषाण स्तंभ आज तक प्राप्त पाषाण स्तंभों में से सबसे सुंदर है। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, तो वह लौरिया नंदनगढ़ का है, जो बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। तीसरे क्वेश्चन हमारा है, संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है। तो आपको बता दूं कि जो संविधान का 93वें संशोधन संबंधित है, यह 6 और 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बताना चाहती हूँ। जैसे भारतीय संविधान का 93वां संशोधन 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। 28 नवंबर 2001 को 93वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया। इस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में एक नया उपखंड 21A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को शामिल कर एक मौलिक अधिकार बना दिया। यह संशोधन नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में उल्लिखित है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का यह एक उपक्रम है। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक टॉप स्लिम के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दूं कि जो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य है, यह इसी को एक टॉप स्लिम के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर्वत की अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। इसी अभयारण्य को टॉप स्लिम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी अभयारण्य में टॉप स्लिम नाम का एक पूर्वा है, जहां वन विभाग के ऑफिस के अतिरिक्त पर्यटकों के लिए कैंटीन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन 5, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको बता दूं, ये क्वेश्चन के आंसर तो सबको पता ही होंगे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों, बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में भी मैं आपको देना चाहती हूँ। बरगद वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्र में जड़ों की तरह प्रतिरोपित हो जाती हैं। वे जड़ें पुनः नई टहनियों और डालियों को जन्म देती हैं। अपनी इस विशिष्टता के कारण इसे अमर माना जाता है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है और उत्तर प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है वह अशोक का पेड़ है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बता दूं कि जो सूरत है वह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और सूरत भारत के गुजरात राज्य का एक प्रमुख नगर है। ताप्ती नदी यानी कि तापी नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और
पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो हमारा आंसर होगा ताप्ती नदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बता दूं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से प्रारंभ किए गए थे। यह पुरस्कार खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षण प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जाने माने खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र, प्रारंभिक पोशाक और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। हर साल अधिकतम 5 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।